इफ यू आर नॉट अ फूल इन लव देन यू हैव नॉट लव्ड। यानी कि अगर आप प्यार में बेवकूफ नहीं है तो शायद आपने प्यार नहीं किया है। ये जो लाइन मैंने अभी बोली है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप और ग्रीनलैंड का जो इक्वेशन है उस पर बिल्कुल सटीक बैठती है। डोनाल्ड ट्रंप को ग्रीनलैंड चाहिए, चाहे एनेक्सेशन के थ्रू हो या फिर परचेज के थ्रू हो, लेकिन अगर कल को अमेरिका की मिलिट्री ग्रीनलैंड को एक्वायर करती है तो इसके मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि नेटो ब्रेक हो जाए, हो सकता है कि रशिया और चाइना को ज्यादा बेनिफिट हो जो कि अमेरिका के ग्रेटेस्ट एडवर्सरीज हैं, एंड हो सकता है कि जापान में, साउथ कोरिया में, कनाडा में, जर्मनी में, पोलैंड में एक न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाए। तो जो ये ग्रीनलैंड का गैम्बल यूएस खेल रहा है, इसका मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है, जिसको आज के सेशन में हम डीकंस्ट्रक्ट करेंगे। हेलो नमस्कार, दिस इज ऋषभ सिंह एंड यू वाचिंग श्रीराम साइंस यूपीएससी प्रेप। और आज का जो डिस्कशन होने वाला है वो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अमेरिका के ग्रीनलैंड की पॉलिसी को समझने की कोशिश करेंगे, एंड ये जो ग्रीनलैंड का गैम्बल यूएस प्ले कर रहा है, इसका इंपैक्ट नेटो पर क्या पड़ सकता है, इसका इंपैक्ट रशिया पर क्या पड़ सकता है, चाइना पर क्या पड़ सकता है और कनाडा पर क्या पड़ सकता है, और हम एशियन कंट्रीज को भी समझने की कोशिश करेंगे। बट इस डिस्कशन में फर्दर उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फॉर ऑल द सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स. If you have decided that you want to prepare for the civil services examination, but somehow you are stuck in your UPSC preparation, you are confused in your UPSC preparation, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है. We at Shriram Sai is running a free 1-to-1 mentorship initiative. आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है. सिंपली इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहां पर एक गूगल फॉर्म होगा. उस गूगल फॉर्म में आप अपने सभी डाउट्स पूछ सकते हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, जिसके बाद हमारे क्वालिफाइड मेंटर्स आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे. सो ऑन दिस नोट लेट्स स्टार्ट दिस इंफॉर्मेटिव डिस्कशन. सो देखिए, अगर अमेरिका की मिलिट्री ग्रीनलैंड को टेक ओवर करती है, जिसके बहुत चांसेस हो रहे हैं क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर अग्रेसिव स्टेटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से आ रहे हैं, अगर ऐसा होता है तो इसके मल्टीपल कॉन्ट्रडिक्शंस हो सकते हैं, कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं. और सबसे जो मेजर इंपैक्ट एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो है नेटो का ब्रेक होना. नेटो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको 1945 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जितनी भी नेटो कंट्रीज हैं, स्पेशली आपकी यूएसए हो गया और ये जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, ठीक है, ये लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसका नाम रखा गया नेटो. और इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंसर्ट किया गया, दैट इज आर्टिकल नंबर 5. और ये आर्टिकल नंबर 5 ये कहता है कि अगर कोई आउटसाइड कंट्री, दैट इज वो कंट्री जो कि नेटो का पार्ट नहीं है, अगर वो कंट्री किसी भी नेटो कंट्री को अटैक करती है तो यह समझा जाएगा कि एंटायर नेटो पर अटैक हुआ है और आर्टिकल 5 जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा. ये 1945 में जो है एक इंपॉर्टेंट क्लॉज था. बट ये नहीं, कोई नेटो में ये क्लॉज नहीं कि अगर कोई नेटो कंट्री ही, एक नेटो कंट्री ही अगर दूसरी नेटो कंट्री पर थ्रेटन करने लग जाए, उसकी सोवरेनिटी को चैलेंज करने लग जाए, तब क्या होगा, उस पर कोई भी इस एज सच या कोई प्रोविजन ही नहीं है. क्योंकि ये जो आर्टिकल 5 इंसर्ट किया गया था 1945 में, वो सिर्फ और सिर्फ सोवियत यूनियन के अग्रेशन को काउंटर करने के लिए किया गया था. बट ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है नेटो में जो ये कहे कि अगर कोई नेटो कंट्री दूसरी नेटो कंट्री पर अटैक करती है, थ्रेटन करती है, तब क्या करेगा. क्योंकि अगर हम आर्टिकल 5 की बात करें तो वो आज तक सिर्फ एक ही बार एक्टिवेट हुआ है जब यूएस पर डेडली 9/11 अटैक्स हुए थे. और इसमें अगर मैं बात करूं तो जो आपका डेनमार्क है, ठीक है, जो आपका डेनमार्क है, ठीक है, जो आपका डेनमार्क है जो कि ग्रीनलैंड को एडमिनिस्टर करता है, ये पहले वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस थे जिन्होंने आर्टिकल 5 जो है इन्वोक किया था. और जब वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट हुआ था 2001 में बाय अमेरिका यूएस फोर्सेस की साइड से, तो जो डैनिश सोल्जर्स हैं वो काफी लार्ज नंबर्स में जो है यूएस सोल्जर्स के साथ फॉट किए थे, उनकी जानें भी गई थी अफगानिस्तान में. और आज की डेट में हम क्या देख रहे हैं, आज की डेट में हम डेनमार्क और यूएस को ही आमने सामने देख रहे हैं, क्योंकि डेनमार्क ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि ग्रीनलैंड इज नॉट फॉर सेल. ग्रीनलैंड पर अगर कोई भी मिलिट्री अटैक होता है या मिलिट्री एक्शन होता है तो ग्रीनलैंड जो आपका डेनमार्क है वो आपका आर्टिकल 5 एक्टिवेट कर देगा. तो कहने का मतलब यह है कि 1945 में आर्टिकल 5 इस वजह से इंसर्ट किया गया था कि अगर कोई आउटसाइड कंट्री नेटो कंट्रीज पर अटैक करेगी तो आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा. बट ये कोई क्लॉज नहीं है कि अगर जो नेटो कंट्रीज हैं, जो नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, अगर वही एक दूसरे पर अटैक करने लग जाएंगी तो क्या होगा. क्योंकि इसका सिंपल एस्पेक्ट यह है कि ग्रीनलैंड को डिफेंड करने के लिए बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज, चाहे हम फ्रांस की बात कर लें,
चाहे हम यूके की बात कर लें, हम जर्मनी की बात कर लें, ये सभी कंट्रीज जो हैं ये कहीं ना कहीं ग्रीनलैंड को डिफेंड करने की बात कर रही हैं। और यूएस ने क्या किया है कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इन पर 10% टैरिफ्स भी इंपोज कर दिया है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर जो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएस नेटो में, अगर वही इस तरीके से अग्रेशन शो करने लग जाएगा तो जो नेटो का स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि जो नेटो की स्ट्रेंथ है वो किस पर डिपेंड है? वो भाई यूनिटी पर डिपेंड है, वो ट्रस्ट पर डिपेंड है, वो रिस्पेक्ट पर डिपेंड है कि आप भाई दूसरी कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। जितनी भी नेटो मेंबर कंट्रीज है वो दूसरी नेटो मेंबर कंट्रीज की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगी, उन पर ट्रस्ट किया जाएगा, रिस्पेक्ट होगा। बट यूएसए अगर इस तरीके से बोलेगा कि मैं ग्रीनलैंड को एनेक्स कर लूंगा और फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन पर हम 10% टैरिफ इंपोज कर देंगे, हम उनसे ट्रेड वॉर स्टार्ट कर देंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा? ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो ट्रस्ट है, ये जो यूनिटी है, ये जो रिस्पेक्ट है, ये ब्रेक होने लग जाएगी। और जब इसमें ब्रेक आएगा तो अल्टीमेटली द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एज अ नेटो, जो नेटो एज एन ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर कल को ग्रीनलैंड पर अमेरिकन फोर्सेस अटैक करती हैं या उसको एक्वायर करते हैं, तो हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ा ब्रेक जो है वो आपका नेटो में आएगा और शायद जो नेटो है ये शायद ब्रेक हो जाए, ये शायद फिनिश हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा? सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा अमेरिका के जो आज की डेट में दो बिगेस्ट एडवर्सरीज हैं, दैट इज चाइना एंड रशिया। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये आपका रशिया है, इधर आपका वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं। रशिया क्यों नहीं वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करता है जैसे यूक्रेन पर किया, और इवन यूक्रेन पर भी 2022 में किया? उसका सबसे बड़ा रीजन जो शील्ड रही है, ठीक है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और रशिया के बीच में, वो नेटो का आर्टिकल नंबर 5 है। क्योंकि रशिया को यह पता था कि अगर कल को किसी भी नेटो मेंबर कंट्रीज पर अटैक होगा तो डेफिनेटली जो आर्टिकल नंबर 5 है वो एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है कि जो नेटो फोर्सेस हैं वो रशिया पर अटैक करना स्टार्ट कर दें। और आप जितने भी स्ट्रॉन्ग कंट्री हो, आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हो, आप मल्टीपल कंट्रीज अगर एक साथ अटैक कर रही हैं तो बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन का एक शील्ड बना था रशिया से, वो था नेटो का आर्टिकल 5। अगर आर्टिकल 5 ही ब्रेक हो गया या आपका नेटो ही ब्रेक हो गया, नेटो ही खत्म हो गया, तो ये जो डिफेंस शील्ड है ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। जब ये डिफेंस शील्ड खत्म हो जाएगी तो हम देख रहे हैं शायद जो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस है ये फॉरवर्ड, ये बढ़ने लग जाएगा, ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी जाने लग जाएगा। एंड इस वजह से अगर जो आपका नेटो ब्रेक होता है तो डेफिनेटली रशिया और चाइना, जो कि यूएस की आज की डेट में सबसे बड़े एडवर्सरीज हैं, इनको रोकने के लिए ही, अभी मैं आपको बताऊंगा कि ग्रीनलैंड को एक्वायर क्यों किया जा रहा है, उनको रोकने के लिए ही कि भाई आर्टिक में जो प्रेजेंस है वो रशिया और चाइना इंक्रीज कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए ग्रीनलैंड को एक्वायर करना है। बट ये गैम्बल नेगेटिव हो सकता है फॉर यूएस इटसेल्फ, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नेटो ब्रेक हो जाएगा। नेटो ब्रेक अगर हुआ तो जो रशिया के सामने जो डिफेंस शील्ड थी वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, वो ऑटोमेटिक गिर जाएगी, और फिर हम देखेंगे शायद वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी एक क्राइसिस जो है बढ़ सकता है। तो सबसे पहला इंपैक्ट जो ग्रीनलैंड गैम्बल है वो ये है कि नेटो ब्रेक हो सकता है। नेटो ब्रेक होगा तो डेफिनेटली ये रशिया और चाइना को ज्यादा बेनिफिट करेगा, क्योंकि जो स्ट्रेंथ है नेटो की वो यूनिटी, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर है कि जो कंट्रीज हैं, जो मेंबर स्टेट है, वो दूसरे कंट्री की सोवरेनिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। अब जो रीजन है ये जो बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो क्यों ग्रीनलैंड गैम्बल बोल रहे हैं, देखिए यूएस का ये कहना है कि जो आर्टिक प्रेजेंस है, ठीक है, ये जो आर्टिक प्रेजेंस है, इस आर्टिक प्रेजेंस में क्या हो रहा है कि जो रशिया है और जो चाइना है वो अपना आर्टिक में प्रेजेंस एनहांस कर रहे हैं। क्या ये कोई गलत बात है? ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। डेफिनेटली रशिया एंड चाइना इंक्रीजिंग देयर और एनहांसिंग देयर प्रेजेंस इन द आर्टिक। बट ये जो इन्होंने लोकेशन चूज करी है, जो लोकेशन चूज करी है यूएस ने, वो ग्रीनलैंड नहीं है, ठीक है, ग्रीनलैंड नहीं बल्कि अलास्का, ठीक है, अलास्का जो रीजन है या जो अलास्का जो लोकेशन है, इसके आसपास जो एक्सपेंशन है या जो एनहांसमेंट है या जो एनसर्कलमेंट है वो ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू ग्रीनलैंड। तो ये बात बिल्कुल सही है
ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि ग्रीनलैंड जो आर्टिक प्रेजेंस है, क्योंकि ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का रीजन यूएस ने दिया है कि आर्टिक प्रेजेंस एनहांस हो रहा है रशिया और चाइना का, बात सही है। बट ये ग्रीनलैंड के पास नहीं है बल्कि अलास्का के पास हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें, ग्रीनलैंड के साथ ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट स्टैंडिंग ट्रीटी है यूएस की 1951 से, जहां पर एक टाइम पर यूएस के पास 17 मिलिट्री बेसेस थे, जिसमें से कई सारे मिलिट्री बेसेस को यूएस ने खुद बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, कि उनको लगा कि बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ग्रीनलैंड को एक्वायर करके रशिया और चाइना के प्रेजेंस को रोका जा सकता है, स्पेशली इन द आर्टिक रीजन, तो आप इन सभी शट डाउन मिलिट्री बेसेस को रीएक्टिवेट कर दो। आप जब रिएक्टिवेट कर दोगे तो ग्रीनलैंड में आपका प्रेजेंस हो ही जाएगा, आपको ये एक्वायर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको परचेज करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एक तो लोकेशन गलत चुनी है यूएस ने, ग्रीनलैंड नहीं बल्कि अलास्का की साइड से ज्यादा हम एनहांसमेंट देख रहे हैं रशिया एंड चाइना की। प्लस एट द सेम टाइम अगर आपको ग्रीनलैंड को लगता है कि ग्रीनलैंड यूएस के डिफेंस में काम आएगा, तो डेफिनेटली ग्रीनलैंड और यूएस की 1951 से ट्रीटी चल रही है, वहां पर मल्टीपल बेसेस हुआ करते थे एक टाइम पर यूएस के, जो आपने शट डाउन कर दिया, आप उसे रिएक्टिवेट कर दो इमीडिएटली। अगर आप उसे रिएक्टिवेट कर दोगे वापस से, तो ये सारा टंटा ही खत्म हो जाएगा कि भाई ग्रीनलैंड को एक्वायर करना है, मिलिट्री एग्रेशन करना है, उससे नेटो ब्रेक हो सकता है, उससे फिर रशिया चाइना को बेनिफिट होगा। तो इसका तो सोल्यूशन सामने है, पर फिर सवाल यह है तो क्यों एक्वायर किया जा रहा है, क्यों यूएसए जो है वो अलास्का को छोड़कर ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है और ग्रीनलैंड में भी जो बेसेस हुआ करते थे उसको रीएक्टिवेट कर दे। मिलिट्री एक्शन की बात क्यों हो रही है? अब उसके पीछे 2-3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि बहुत से एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ग्रीनलैंड को जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या जो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक पोस्ट नेशन सेटलमेंट की तरह देख रही है, कि वहां पर वो सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सेटलमेंट हो सकता है, सेटलमेंट होगा तो जो एरिया है, जो एक्सपेंशन है, जो एनहांसमेंट है, वो भी इंक्रीज होगी। फिर कई सारे एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि जो ग्रीनलैंड के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनको एक्वायर करने के लिए, इन पर स्ट्रांग होल्ड करने के लिए यूएसए जो है वो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की बात कर रहा है या सोच रहा है। क्यों? क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स की अगर हम बात करें तो आज की डेट में हु इज लीडिंग रेयर अर्थ मिनरल्स? इट इज चाइना। 80 to 90% जो ग्लोबल प्रोडक्शन है वो चाइना होल्ड करता है। तो चाइना की मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए यूएसए चाहता है कि ग्रीनलैंड में ये जो पोटेंशियल रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड यूएस के पास आ जाए, सो दैट यूएसए फिर चाइना की मोनोपोली को ब्रेक कर सके। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन कई एक्सपर्ट्स ने कोट किया है कि खुद रियल इस्टेट के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं, ये आपको ग्रीनलैंड दिख रहा है, यहां पर जो रियल इस्टेट के आपके एस्पेक्ट्स हैं बहुत ज्यादा हाई हैं। तो इस रियल इस्टेट के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को एक्वायर करने के लिए भी यूएसए का जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो खुद प्रेसिडेंट ट्रंप है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमने ये देखा है कि बहुत से बिजनेस डील्स बैकडोर हुए हों शायद यूएस और पाकिस्तान के साथ। इस वजह से जो पाकिस्तान है, इस वजह से जो यूएस है वो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं फेवर कर रहा है, स्पेशली ट्रंप के सेकेंड टर्म में। तो ग्रीनलैंड को एक्वायर करने के ये 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं जिसको मल्टीपल एक्सपर्ट्स, टेकीज ने हाईलाइट किए, जो कि मैंने आपको सिंपली बताया। बाकी आपका क्या टेक है मुझे बताना जरूर से। अब पहला हमने देखा नेटो ब्रेक होगा, फिर रशिया चाइना को इंपैक्ट करेगा। एक और बहुत ग्लोबल नेगेटिव इंपैक्ट है वो ये होगा कि भाई आपको ये नॉर्थ अमेरिका का मैप दिख रहा है, आई गेस आपको क्लियरली दिख रहा है। यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने क्या किया कि अभी साउथ अमेरिका में एक कंट्री है वेनेजुला, वहां पर फोर्सफुली अटैक कर दिया और पावर रेजिम चेंज कर दी या चेंज होने वाली है। फिर यूएसए जो है वो डेनमार्क को एक्वायर करने की बात कर रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि जो सिक्योरिटी एंगल है वो कनाडा में पैनिक क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। भाई अगर आप किसी एरिया में रह रहे हो, आपका ये बीच में घर है, ठीक है, आप बहुत प्यार से रह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक नॉर्मल स्टांस है, भाई मुझे किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। पर आपने देखा कि अच्छा एक सामने घर है, उसने ये वाले मेरे घर को डिस्ट्रॉय कर दिया, फिर इधर डिस्ट्रॉय कर दिया, तो भला ही वो मुझे अभी कुछ नहीं कह रहा है, बट यू नेवर नो। यही सेम कंडीशन में कनाडा है। कनाडा का सिंपल स्टांस है कि भाई हमें न्यूक्लियर नहीं जाना है, हम नॉन न्यूक्लियर के स्टांस पर स्टिक हैं। बट जब कनाडा ये देखेगा कि यूएस क्या कर रहा है, यूएस तो भाई अग्रेशन कर रहा है, यूएसए मैक्सिको को थ्रेटन कर रहा है, वेनेजुला पर उन्होंने अटैक कर ही दिया, अब ग्रीनलैंड को अटैक करने की बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा,
कनाडा को ये लगेगा कि यार ये तो पूरा यूएस की एडवर्सरीज से वो कहीं ना कहीं एनसर्कल हो जाएगा। तो अब यूएस की एडवर्सरीज से अगर बचना है, यूएस के एक्शन से बचना है, तो उसका सबसे बड़ा डिटरेंस क्या हो सकता है? उसका सबसे बड़ा डिटरेंस हो सकता है न्यूक्लियर। और एक ये साइलेंट डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है विद इन कनाडा कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कल को एनेक्स कर देते हैं यूएसए अगर ग्रीनलैंड को एनेक्स कर देता है तो ये क्वेश्चन, ये जो पैनिक है ये और बढ़ेगा कनाडा में, और शायद हम देख सकते हैं कि कनाडा अपने नॉन न्यूक्लियर स्टांस को चेंज करके न्यूक्लियर स्टांस की तरफ चला जाए। एंड यू नेवर नो, इन द कमिंग डेकेड्स शायद कनाडा अनाउंस कर दे कि हमारे पास अब न्यूक्लियर वेपन्स है। आपने उस कंट्री को उस कंडीशन में आप पुश कर रहे हो, यू आर पुशिंग दैट कंट्री टू चेंज योर स्टांस फ्रॉम नॉन न्यूक्लियर टू मे बी न्यूक्लियर, क्योंकि इस तरीके की कंडीशंस जो है वो सेटअप हो रही, क्रिएट हो रही है। सेम कंडीशन आपकी यूरोप में हो सकती है। हमने नॉर्थ अमेरिका की बात करी, यही कंडीशन आपकी यूरोप में हो सकती है। जब जर्मनी को लगेगा यार आपका, या पोलैंड को लगेगा कि यार नेटो ब्रेक हो गया। नेटो का सबसे बड़ा एस्पेक्ट क्या था, या सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या था कि यूरोप में न्यूक्लियर आर्म्स रेस नहीं होती थी। उनको लगता था कि अगर सोवियत अटैक करेगा, या अब रशिया अटैक करेगा, या चाइना कल को अटैक करेगा, या नॉर्थ कोरिया अटैक करेगा, तो वी हैव यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वी हैव आर्टिकल 5। बट अगर वो नेटो ही नहीं रहा, वो आर्टिकल 5 ही नहीं रहा, तो जर्मनी में पैनिक आ सकता है, पोलैंड में पैनिक आ सकता है, और ये फिर न्यूक्लियर एंगल की तरफ देखना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि एक तो डिफेंस शील्ड जो थी आर्टिकल 5 नेटो, वो खत्म हो गई, तो रशिया का जो थ्रेट है वो काफी हद तक ओपन हो गया, एंड ये पैनिक स्टार्ट हो जाएगा। एंड फिर जर्मनी, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, एक टाइम पर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था, शायद वो रीस्टार्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द नेटो। एंड ये न्यूक्लियर आर्म्स रेस, ये जो कनाडा में स्टार्ट होगी, ये रिपल इफेक्ट यूरोप में हो सकता है। फिर आइए एशिया में, आइए अभी और सुनिए। दो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, वी हैव जापान, ठीक है, वी हैव जापान एंड वी हैव साउथ कोरिया। साउथ कोरिया किधर है? साउथ कोरिया, हाँ, वी हैव साउथ कोरिया। अब जापान और चाइना के बीच में टेंशन चल रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जब 2020 में, मुझे आज भी याद है, 2020 में लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, सारी कंट्री शट डाउन थी, नॉर्थ कोरिया एक वीडियो रिलीज करता है कि हमने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दी है। तो आप समझ सकते हैं कि साउथ कोरिया पर कितना रियल थ्रेट है। कल को नॉर्थ कोरिया कभी भी अटैक कर सकता है। और जापान और साउथ कोरिया, ये लोग न्यूक्लियर की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास यूएस का एश्योरेंस है कि भाई कल को अगर चाइना या नॉर्थ कोरिया इन दो कंट्रीज पर अटैक करेंगे तो यूएसए, हमारा फ्रेंड, हमारा दोस्त, वो आएगा। कई बार स्कूल और कॉलेज में ये इंसिडेंट होता है कि आप एक अपने बेस्ट फ्रेंड के भरोसे जो है दुनिया जहां से लड़ाते हैं, और पता चलता है कि जब लड़ाई हुई तो सबसे पहले वो बंदा भाग गया। ठीक है, ये चीज साउथ कोरिया और जापान अब कहीं ना कहीं फील करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया कि ताइवान को लेकर जो शी जिनपिंग चाहेंगे वो अपना समझेंगे, तो इसका मैसेज क्या जा रहा है कि भाई साउथ कोरिया और जापान, आप भी आत्मनिर्भर हो जाओ। अब ये दोनों कंट्रीज आत्मनिर्भर कैसे होंगे? भाई नॉर्थ कोरिया चाइना को आप कैसे डिटर कर सकते हो? न्यूक्लियर। यू हैव ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज न्यूक्लियर। तो भाई जापान और साउथ कोरिया भी फिर आपका न्यूक्लियर आर्म्स रेस या न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ चल देंगे। तो अगर नेटो ब्रेक होता है, ठीक है, तो यूरोप में न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकता है, कनाडा न्यूक्लियर की तरफ जा सकता है, फिर यूरोप में उसका रिपल इफेक्ट हो सकता है, साउथ कोरिया जापान पर इसका रिपल इफेक्ट हो सकता है। तो यह आपको समझना होगा कि जो ग्रीनलैंड का गैम्बल है ये सिर्फ नेटो तक, ये नेटो को ब्रेक करने तक लिमिट नहीं रहेगा, इसका मल्टीपल डायरेक्शंस में इंपैक्ट आएगा। रशिया चाइना को बेनिफिट हो सकता है, न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट हो सकती है, नेटो ब्रेक हो सकता है। तो ये पूरा रहा आपका एनालिसिस। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। बाकी आपका क्या टेक है? क्या नेटो ब्रेक होगा? क्या न्यूक्लियर आर्म्स रेस स्टार्ट होगी? क्या कनाडा, जापान, साउथ कोरिया, क्या ये सब कंट्रीज न्यूक्लियर की तरफ जाएंगी? जो भी आपके टेक है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना है। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, कमेंट जरूर से कर देना। क्यों? क्योंकि इन सब आर्टिकल्स को कंसोलिडेट करने में, आपको समझाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आपका लाइक, शेयर, कमेंट हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।